प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जागरूकता की एक शानदार पहल की है, लेकिन खतरा अभी बड़ा है। गृह मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट बताती है कि इस साल की पहली तिमाही में ही करीब 120 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी सिर्फ डिजिटल फ्रॉड से जुड़ी हुई हो चुकी है। यह बात ध्यान रखिएगा कि इस तरह के मामले अंडर रिपोर्टेड होते हैं, क्योंकि लोग एम्बैरेसमेंट में आगे आते ही नहीं। इसलिए ये जो आंकड़ा आपको दिख रहा है, ये मुट्ठी भर हो सकता है। असली डिजिटल फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट के मामले इससे ज्यादा हो सकते हैं। इसीलिए आज हम डिजिटल अरेस्टिंग से जुड़ी तमाम बारीकियों पर चर्चा कर रहे हैं। आपकी खबर आपका फायदा में। मेरा नाम है दीपक डोभाल। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ होगा। मैं लौट रहा हूं एक छोटी सी स्टोरी के बाद। भारत में डिजिटल अरेस्टिंग के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में इस मुद्दे पर चर्चा करते हुए लोगों को डिजिटल अरेस्टिंग फ्रॉड से सतर्क रहने की सलाह दी है। गृह मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट बताती है कि इस साल के शुरुआती 4 महीने में ही भारतीयों से डिजिटल अरेस्ट के फ्रॉड के जरिए 120 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी हो चुकी है। डिजिटल अरेस्ट धोखाधड़ी का एक ऐसा तरीका है जिसमें अपराधी किसी व्यक्ति को कॉल कर उन्हें बताते हैं कि उनके नाम से कोई अवैध सामान जैसे ड्रग्स, फर्जी पासपोर्ट भेजा गया है या आने वाला है। इसके बाद उन्हें एक वीडियो कॉल के जरिए धमकी दी जाती है कि वो कानून के शिकंजे में हैं और उन्हें छुड़वाने के लिए मोटी रकम की मांग की जाती है। ठग खुद को पुलिस या किसी अन्य सरकारी एजेंसी का अधिकारी बताते हैं। आरोपी पुलिस यूनिफॉर्म में वीडियो कॉल करते हैं और उन्हें अपना शिकार बनाए रखते हैं। डिजिटल अरेस्टिंग का मतलब यह है कि पीड़ित को कॉल पर ही या वीडियो में दिखाई देते रहने के लिए मजबूर किया जाता है, ताकि ठग उन पर मानसिक दबाव डाल सके और उन्हें अपने जाल में पूरी तरह फंसा सके। I4C ने जब डिजिटल अरेस्टिंग के मामलों की जांच की तो पता चला कि इनमें से 46% फ्रॉड म्यांमार, लाओस और कंबोडिया जैसे देशों में बैठकर किए जाते हैं। NCRP यानी नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के आंकड़े बताते हैं कि इस साल के पहले 4 महीनों में 7,40,000 शिकायतें दर्ज की गईं, जबकि पिछले साल यानी 2023 में कुल 15,56,000 शिकायतें आई थीं। अब सवाल उठता है कि डिजिटल अरेस्टिंग के मामलों से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो इसे भी जान लीजिए। आप अनजान नंबर से आने वाली कॉल्स पर कभी भी अपनी निजी जानकारी साझा न करें। अगर कोई कॉल करने वाला खुद को सरकारी अधिकारी बता रहा है तो आधिकारिक वेबसाइट या हेल्पलाइन नंबर के जरिए उसकी जांच करें। यदि किसी फ्रॉड का सामना कर रहे हैं तो उसे तुरंत NCRP और 1930 नंबर पर रिपोर्ट करें, ताकि उस पर कार्रवाई की जा सके। जी बिजनेस ने शुरू से ही साइबर अरेस्टिंग और इससे जुड़ी ठगी को लेकर दर्शकों को सावधान किया है। जी बिजनेस की रिपोर्ट्स और जागरूकता कार्यक्रमों में इस तरह की धोखाधड़ी के तरीकों का खुलासा किया गया है। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के साथ चर्चा और उनके सुझावों को भी दर्शकों तक पहुंचाता रहा है। ऐसे में डिजिटल अरेस्टिंग से बचने का सबसे सही तरीका यही है कि फोन पर किसी भी बात पर तुरंत भरोसा न करें। पूछें कि किस थाने में शिकायत दर्ज की गई है और उस थाने में जाकर या पुलिस थाने के नंबर पर फोन कर जानकारी लें। तभी आप इस तरह के फ्रॉड से बच सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं LN राव साहब का, जो कि पूर्व DCP हैं दिल्ली पुलिस के। राव सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं शेखर पवार, फाउंडर हैं सिक्योरिटी क्लॉ इंक के। बहुत बहुत स्वागत है पवार साहब आपका भी हमारे शो पे। और हमारे साथ हैं आशुतोष श्रीवास्तव जी, जाने माने एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। बहुत बहुत स्वागत है आशुतोष जी आपका भी हमारे शो पर। राव सर, चर्चा की शुरुआत आपसे ही। और जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा और बड़े दृढ़ विश्वास के साथ कहा, लोगों में यह विश्वास जगाने की कोशिश की कि कोई भी एजेंसी, भारत सरकार की सुरक्षा एजेंसी, जांच एजेंसी इस तरह के डिजिटल माध्यमों से किसी को भी ना अरेस्ट करती है, ना इस तरह के कोई प्रावधान है। थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि और क्लैरिटी के लिए क्या बातें ध्यान में रखने की आवश्यकता है, खास तौर से डिजिटल अरेस्ट के मामले में। ये कौन सी बुनियादी बातें हैं पुलिस से रिलेटेड, एनफोर्समेंट एजेंसी से रिलेटेड, जो हमें फर्स्ट हैंड पता होनी चाहिए ताकि हम सतर्क हो जाए जब इस तरह के कॉल आए? देखिए दीपक जी, ये इतना सीरियस मामला हो चुका है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को अपनी मन की बात में इसका जिक्र करना पड़ा।
आप इसकी इंपॉर्टेंस को आप समझ सकते हैं, क्योंकि ऐसे मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। और एक बात और मैं बता दूं, डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई कानून में कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन क्योंकि डिजिटली अरेस्ट करने की बात जो आई है वो क्यों आई है, मैं थोड़ा सा और ज्यादा इसको क्लैरिफाई कर दूं। जो अपराधी हैं वो किसी भी ऐसे टारगेट्स को, अब पहले तो टारगेट चुनते हैं, और मोस्टली इनके टारगेट्स आपको या तो औरतें मिलेंगी, या ओल्ड एज आदमी मिलेंगे, या रिटायर्ड आदमी मिलेंगे, और उनकी पूरी डिटेल इनके पास होती है, उनके परिवार की डिटेल्स होती है। और उसके बाद वो जब कॉल करते हैं तो वो उसको इतना डरा देते हैं और ये दिखा देते हैं कि हम देखो पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं, ये हमारा ईडी का ऑफिस है, या सीबीआई का ऑफिस है, या किसी थाने का ऑफिस है, उसकी फोटो भी दिखा देंगे। तो साइकोलॉजिकली उस आदमी को इस प्रकार से मोटिव वो कर देते हैं, बिल्कुल डाउन कर देते हैं। और साथ में ये भी कहते हैं अगर किसी को आपने बताया तो आपको तुरंत अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो मैं समझता हूँ पीछे कई ऐसे इंसिडेंट हुए जिसमें सीनियर ऑफिसर्स, पुलिस के ऑफिसर्स और पढ़े लिखे आदमी बहुत ज्यादा, वो भी इसका शिकार हो चुके हैं। लेकिन अब इसके लिए आपने पूछा कि क्या सावधानियां बरती जाए, बड़ी जरूरी है। ऐसी जब भी कभी भी कॉल आए तो कभी घबराएं नहीं, इमीडिएटली आप जो डिटेल वो बता रहे हैं अपने बारे में उनकी वेरिफिकेशन आप कराएं अपने किसी जानने वालों। कभी उनकी बात में ये ना कहें कि ये बात ना माने कि आप किसी को मत बताएं, जरूर डेफिनेटली बताएं। कोई भी ऐसी इंसिडेंट होती है, कोई कॉल आती है, कोई मैसेज आता है आपका, तो उसके शेयर जरूर करें, क्योंकि हम कई लोग रिटायर्ड आदमी है, बुजुर्ग आदमी है, बहुत ज्यादा डिजिटली एक्सपर्ट नहीं होते हैं, तो उनके बच्चे बहुत समझदार होते हैं, उनके बात करें, वो तुरंत उनको बताएंगे कि नहीं ये तो वास्तव में फ्रॉड है। तो ऐसे में किसी से साझा जरूर करें, नंबर 1। ऐसे किसी बात पे अंधविश्वास, मतलब आंख बंद करके विश्वास ना करें। नंबर 2, कोई भी बात वो कहते हैं कि तुम कहां से आए बताओ, पुलिस स्टेशन का नाम नंबर बताइए, और उसके बाद जो ही नंबर बताएं तो उसको आप चेक कर लीजिए, वो बिल्कुल फ्रॉड मिलेगा। ये बातें अगर उनको मालूम हो जाएगी, आप इतने सतर्क हैं, तो आपको छोड़ देंगे। दीपक जी, मैं आपको एक डेटा के बेस से बताता हूं, ये लोग बाहर बैठे बैठे, इनका और कोई काम नहीं है, नई नई चीजें इजाद करते हैं, और इजाद करने में वो मान लो एक लिस्ट लेके बैठते हैं 100 आदमी के नाम और नंबर की, जिनके बारे में उनकी डिटेल मालूम है, उनको ऐसे बातें करते हैं। कोई आदमी नहीं, इनिशियली अगर उसको मालूम हो जाता है कि आदमी नहीं फंसेगा, उसको छोड़ देते हैं, बिल्कुल नहीं करते उससे बात, फिर अगला टारगेट पकड़ते हैं। तो इनके झांसे में नहीं आना, और इसकी रिपोर्ट जरूर करनी, जहां से भी ऐसी कॉल आती है उसकी पुलिस में रिपोर्ट जरूर करें। दिल्ली के बारे में मैं बता दूं, दिल्ली में हर डिस्ट्रिक्ट में एक साइबर पुलिस स्टेशन है, वहां का एक एसएचओ और बाकी स्टाफ होता है, वहां पे तुरंत रजिस्टर करें कंप्लेंट को, और ये ना सोचें कि पुलिस ने कार्रवाई करनी है नहीं करनी है। डाटा जरूर बनना चाहिए ऐसे क्रिमिनल्स के बारे में, उसी से उसकी मोडस ऑपरेंडी का पता चलेगा। इस डाटा में जो आप लिखें कैसे कैसे क्या हुआ था, कौन से डिजिटल अरेस्ट में किसने पुलिस स्टेशन के बारे में बताया, किसने। ये राव सर, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, और इस पर हम अपने कार्यक्रमों में हम भी तवज्जो देते हैं कि कम से कम रिपोर्ट जरूर कीजिए मामलों को। देखिए, हो सकता है कोई व्यक्ति किसी इस तरह के फ्रॉड का शिकार हो गया हो, और वो ये समझ ले कि साहब दुनिया क्या सोचेगी कि मैं इतना समझदार आदमी, दुनिया की नजर में तो मैं बड़ा सम्रान समझदार व्यक्ति हूं, लेकिन इस तरह के फ्रॉड का शिकार हो गया तो चलिए छोड़िए, जाने दीजिए, जो हुआ सो हुआ। बहुत सारे लोग ऐसे, हमारी अपनी इन्वेस्टिगेशन कहती है कि जितना फ्रॉड का पैसा इन्वॉल्व है इसमें, उससे कहीं ज्यादा उन लोगों का है जिन लोगों ने आज तक रिपोर्ट ही नहीं किया। लेकिन यह बहुत जरूरी है कि आप लोग रिपोर्ट करें, ताकि आपके साथ जो हादसा हुआ वो कहीं और ना हो। और हो सकता है, अभी हम आगे चर्चा करेंगे, हो सकता है कि आपके पैसे की रिकवरी भी हो जाए। हालांकि वो थोड़ा सा जटिल प्रक्रिया है, उस पर भी इवॉल्व हो रहे हैं हमारे यहाँ की जो तंत्र है, प्रक्रिया है और कानून है, लेकिन संभावना बनी रहेगी। उससे बड़ी संभावना होगी अगला किसी व्यक्ति की मदद। पवार साहब, एक व्यक्ति के पास अगर इस तरह का कॉल आए और वो न चाहते हुए भी, तमाम एहतियात बरतते हुए भी डिजिटली अरेस्ट हो गया, उसके पास अब क्या ऑप्शंस हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि उनको हमेशा ये फ्रॉड जो हो रहा है, अगर उनको पता चल जाता है कि ये मेरे साथ अभी कुछ स्कैम चल रहे हैं, और उनको थोड़ी आशंका आ जाती है। और जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बताया कि ऐसा कोई प्राविधान ही नहीं है जहां पे आपको डिजिटली कोई भी व्यक्ति या कोई भी एजेंसी अरेस्ट कर सके हमारे भारत देश में। तो अगर ऐसा हो रहा है तो उन्हें तुरंत 1930 हेल्पलाइन पे कॉल करना चाहिए और वहां पे बताना चाहिए, या cybercrime.gov.in पे जाके एक कंप्लेंट रजिस्टर करनी चाहिए। उसके अलावा अगर आपके कोई निकटवर्ती व्यक्ति है तो उनसे हमेशा ये बात शेयर कीजिए, उनके साथ डिस्कस कीजिए। जैसे बहुत सारे बुजुर्ग व्यक्ति है, जैसे डीसी सर ने भी बताया कि बुजुर्ग व्यक्ति और लेडीज को ज्यादा टारगेट किया जाता है। और हाल ही में हमने देखा है कि एक आगरा की एक लेडी जिनका देहांत हो गया, जिनको एक ऐसा ही एक फोन आया और उनको बताया गया कि आपकी लड़की कोई सेक्स रैकेट में इन्वॉल्व है। तो वो जो प्रोफेसर कर एक लेडी थी, उनका वो बात सुन के वो इतने सदमे में आ गए और उनके पास से 1 लाख रुपए मांग रहे थे फोन पे, और उस फोन कॉल के दौरान भी उनकी देहांत हो गई। तो ऐसे
मैं इसको डिजिटल अरेस्ट ही क्यों बोलूं, मैं तो बोलता हूँ इसमें डिजिटल मर्डर्स बढ़ रही है और इतने क्राइम बहुत ही ज्यादा सीरियस होने लगे। तो अगर आपको ये पता चल जाता है कि ऐसा कोई कॉल आया है तो हमेशा थोड़ा शांत रहिए। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल यही बोला कि आप थोड़ा शांत रहिए, थोड़ा रुकिए और इसके बारे में थोड़ा विचार विनिमय कीजिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं किसी ने फोन किया और आपको तुरंत उसके ऊपर रिएक्ट करना है। जनरली ये जो साइबर क्राइम्स होते हैं उसमें आपकी साइकोलॉजी को स्टडी करके क्राइम किया जाता है और उसमें आपको डराया जाता है, आपको ललचाया जाता है और यही दो चीजें रहती है जिसके जो स्टार्टिंग पॉइंट्स रहते हैं। उसके बाद आपको सोचना चाहिए कि एक कॉल मुझे क्यों आई, आपको उसको रिकॉर्ड करना चाहिए जी। या फिर उस कॉल का जो स्क्रीनशॉट है जी। उसको भी आप अगर ले सके तो बहुत अच्छा, क्योंकि आप हाँ इसका बहुत ज्यादा सहयोगी रहेगा ये सारी चीजें साइबर क्राइम के जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है कि सबसे पहले आपको ये समझना, इस बात को आप गांठ बांध के रख लीजिए कि कोई भी एजेंसी इस तरह से कॉल नहीं करती है। पहला काम, अगर आपको इतनी बुनियादी बात समझ में आ जाएगी तो मुझे लगता है आप पहली ही नजर में आप सतर्क हो जाएंगे और उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस जैसे जैसे बढ़ता रहेगा, जो डीसीपी साहब ने कहा कि आपका डिसिप्लिन जैसे जैसे बढ़ता रहेगा उधर से वो हतोत्साहित होते रहेंगे और फिर आपको वो छोड़कर निकल जाएंगे, क्योंकि उनके पास भी ज्यादा समय नहीं है। बड़े शातिर लोग हैं, वो जानते हैं कि कौन होशियार है और कौन नहीं, इसलिए वो ज्यादा अपना टाइम जाया नहीं करते हैं। तो इतनी सी सतर्कता आपको बरतनी है। बट आशुतोष जी, मैं थोड़ा सा इसके अब तह में उतरना चाहूंगा आपके साथ, और तह में है हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, पुलिस हैं, उनके साथ हमारा भय का रिश्ता ऐसा क्यों है कि कोई भी आके अगर खाकी पहन के या किसी जांच एजेंसी की वर्दी पहन के आपके सामने बैठ जाए तो सबसे पहले तो आप अपने आप को क्रिमिनल समझने लगते हैं। आपने कोई जीवन में कोई चीटी भी ना मारी हो, लेकिन उसके बावजूद आपकी एजेंसीज के प्रति छवि ऐसी है कि साहब ये तो मेरी सुरक्षा के लिए नहीं, ये तो शायद उगाही के लिए है, मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। ये विश्वास की कमी क्यों है? क्योंकि मुझे लगता है साइकोलॉजिकली हमें ये समझना भी होगा कि जांच एजेंसियों और आम लोगों के बीच में ये इतनी बड़ी खाई क्यों है विश्वास की। जी जी, देखिए मेरा पूरा आपने एक बहुत ही अच्छा सवाल ये रखा है और मुझे लगता है कि जितनी भी जांच एजेंसियां हैं उनके ऊपर जो हमारे सिटीजन्स हैं उनका भरोसा होना बहुत जरूरी है, उनके ऊपर कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है और कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस को मेंटेन करना भी कहीं ना कहीं एजेंसियों की जिम्मेवारी बनती है। हाँ, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जहाँ पे फ्रॉडस्टर्स जो है वो अपने आप को जांच एजेंसियों के नाम पे जो ठगी कर रहे हैं, इसको भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे तो जांच एजेंसियां जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, तो जो फ्रॉडस्टर्स हैं वो इन्वॉल्व हैं। और मुझे लगता है कि इसके लिए कुछ अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है, कुछ कानून की जानकारी जो है आम जनता को होना बहुत जरूरी है। जैसे अगर मैं कहूँ कि डिजिटल अरेस्ट के बारे में हम इतने बार बात कर चुके हैं और आपके चैनल ने भी इसको दिखाया, और अब देखिए कि प्रधानमंत्री जी ने भी इसको इस इम्पोर्टेंट इशू को उठाया और लोगों को बताया और समझाया इस बारे में कि डिजिटल अरेस्ट जो है कानून में इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है, कोई प्रोविजन है ही नहीं डिजिटल अरेस्ट का। चाहे हम सीआरपीसी पुराना वाला देख लें लॉ, या अभी का जो बीएनएसएस बनाया गया है उसको देख लें। इनफैक्ट जैसे सेक्शन 58 है बीएनएसएस का, उसके हिसाब से अगर किसी को प्रॉपर अरेस्ट किया जाता है, डिजिटल अरेस्ट तो है ही नहीं, अगर नॉमिनल वे में भी अगर अरेस्ट किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर जो है मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना उस एक्यूज्ड को अनिवार्य है और उसके बाद मैजिस्ट्रेट ही तय करेगा अंडर सेक्शन 187 ऑफ बीएनएसएस कि क्या इसका फर्दर कस्टडी इस एक्यूज्ड का देने की जरूरत है कि नहीं है, और उसी के बेस पे ही कस्टडी आगे दिया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि जांच एजेंसियों को एब्सोल्यूट पावर दिया गया है कानून में, ये गलत है। ये जो है अभी भी कोर्ट्स को ही पावर है, और जो विदाउट वारंट जो अरेस्ट किया जाता है वो सिर्फ सेक्शन 35 बीएनएसएस में ही इसका प्रोविजन है, जिसमें भी बहुत सारे एक्सेप्शन है। अगर ऐसे सेक्शंस लगाए गए हैं बीएनएस के जिसकी सजा 3 साल या उसके कम है तो अरेस्ट किया ही नहीं जा सकता। अगर कोई महिला है, महिला को सनसेट के बाद ऑर्डिनरी कोर्स में अरेस्ट नहीं किया जा सकता, जिसके लिए सेक्शन 43 बनाया गया है। तो ये प्रावधान है। ये यानी कि डिजिटल तो छोड़िए, अगर आप फिजिकली भी आपको कोई अरेस्ट करना चाहता है तो उसके लिए भी पूरा कानून है और पूरा कानूनी बैकअप है आपके लिए। बट एक सवाल जिसको मैंने अभी आपसे भी पूछा वो थोड़ा सा पेचीदा जरूर है, लेकिन ये पूछना होगा हमें, क्योंकि ये आम नागरिकों के लिए तो जागरूकता का समय है जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिक्र किया, लेकिन हमारी जांच एजेंसियों के लिए भी क्या ये एक ऐसा मौका नहीं है कि अपने नागरिकों के बीच जाकर विश्वास बहाली के कदम उठाए जाएं?
ताकि कभी भी कोई वर्दी को देखे तो फिर डरे ना, उसमें सुरक्षा का भाव आए, डर का भाव ना आए। जिस दिन सुरक्षा का भाव आ गया उस दिन कोई डरेगा नहीं, और इस तरह के फ्रॉडस्टर्स की इनका बोरिया बिस्तरा गोल होना तय है। लेकिन वो विश्वास बहाली कैसे होगी, वो परसेप्शन ऑफ करप्शन जो एजेंसीज के प्रति है, विक्टिम ब्लेमिंग है कि अगर आप विक्टिम हैं तो आप ही को ब्लेम कर दिया जाएगा आपकी सिचुएशन के लिए। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिससे हमें पार पाना होगा, इवॉल्व होना होगा हर तरह से। इस पर ब्रेक के बाद चर्चा तीनों खास मेहमानों के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो डिजिटल अरेस्टिंग पर आज हम बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अलग जगाने की कोशिश की है, जागरूकता की अपने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से। लेकिन चूंकि जी बिजनेस इस मुद्दे को पहले से उठाता आया है, आज हम थोड़ा और ठहर कर और डिटेल में चर्चा कर रहे हैं ताकि आप और आपके अपने इस तरह के फ्रॉड का शिकार ना हो। राव सर, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, हमारे यहाँ पुलिस रिफॉर्म्स की बात जरूर की जाती है। देखिए, जनता अपना पार्ट तय करेगी, अवेयरनेस का पार्ट तय किया जाएगा, वो करना भी चाहिए। हमें लगता है प्रधानमंत्री की पहल के बाद जनता में जागरूकता आई है। लेकिन जो हमारा तंत्र है, क्या उनके लिए एक समय नहीं है सर? एक सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी है जिसको मैं पढ़ा करता था, 1920 के दशक की है, जिसमें कहा जाता है कि जो कम्युनिटीज जिनमें वीक सोशल स्ट्रक्चर होता है और लो कलेक्टिव एफिकेसी होती है, जिसमें मेल जोल की भावना नहीं होती है, वहां पर हायर क्राइम रेट्स होते हैं। इस तरह की कम्युनिटीज शायद लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पर ट्रस्ट नहीं करती, उनको यह विश्वास नहीं हो पाता कि कोई हमारी मदद करेगा, और इसीलिए उनके मन में एजेंसीज के प्रति डर पैदा हो जाता है। तो क्या आपको नहीं लगता सर, इस डर का फायदा ये फ्रॉडस्टर भी उठा रहे हैं? देखिए दीपक जी, ये सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई दूंगा कि आप इतनी अवेयरनेस, कई बार ये प्रोग्राम कर चुके हैं, और ये यही एक नतीजा रहेगा पब्लिक की अवेयरनेस के लिए कि पब्लिक जानती है, जानना चाहेगी क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे उससे बचा जाए। जहाँ तक पब्लिक का जो कॉपरेशन की बात है, जिससे पब्लिक डरे ना, पुलिस की जरूरत है, ये बहुत जरूरी एस्पेक्ट है। हमने कई बार पुलिस पब्लिक रिलेशन को सुधारने के लिए कम्युनिटी रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट लाए, जैसे आपने अभी बताया, पढ़ाई भी की आपने। तो वो कम्युनिटी रिलेशनशिप का मतलब सिर्फ ये है कि पुलिस घर घर में जाए, घर घर में नहीं तो जैसे कोई RWH में जाए, कॉलेज में जाए, स्कूल्स में जाए, उनसे मेल जोल बढ़ाए, और जो डर है, खाकी का डर जो बना हुआ है, वो उसको कहीं ना कहीं दूर करे। मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं, पुलिस का डुअल पर्सनैलिटी होना चाहिए। मैं जब भी अपनी सर्विस में था, डुअल पर्सनैलिटी का मतलब मैं समझा देता हूं। क्रिमिनल्स के लिए पुलिस को सख्त होना चाहिए, क्रिमिनल्स को पुलिस का डर लगना चाहिए। डर की बात जाए तो क्रिमिनल्स को लगे, लेकिन जो सिविलाइज्ड आदमी है, जो कानून को मानते हैं और कभी कोई वो नहीं है, विक्टिम होने की जो कैटेगरी में आते हैं, कई बार विक्टिम होते हैं, उनको पुलिस के लिए फ्रेंडशिप की तरह से होना चाहिए कि वो अपने आप को कहे पुलिस हमारी मित्र है, ताकि हमारी मदद में, हमें मुसीबत में काम आए। जब तक ये कॉन्सेप्ट अलग अलग, दोनों पुलिस का जो रूप है वो दोनों के लिए अलग अलग होना चाहिए। एकदम जैसा कि सबके साथ फ्रेंडशिप होगी तो क्रिमिनल्स जाएंगे कि देखो हमें फ्रेंडशिप की बात करें, और दूसरी तरफ अगर वही बिहेवियर हम किसी सिविलाइज्ड आदमी के साथ करेंगे सख्ती का, वो गलत हो जाएगा। बिल्कुल आपने सही कहा सर कि देशकाल परिस्थिति के हिसाब से, देशकाल परिस्थिति के हिसाब से पुलिसकर्मियों को, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को अपने अपने रूप बदलने पड़ते हैं, और ये बहुत जरूरी भी है। लेकिन कभी कभी एक रूपता जब आ जाती है, जब छवि एक ऐसी एक रूपता वाली हो जाए कि साहब पुलिसकर्मी का मतलब डराने वाले, उनसे डर लगने वाले। हमारे यहाँ तो कहावत भी है कि पुलिस वाले से ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। हम तो कहते हैं कि साहब वो दोस्त हैं और वो दोस्त ही रहेंगे आपके हमेशा, दुश्मनी का कोई मतलब नहीं, वो तो अपना कानून का काम कर रहे हैं। लेकिन अभी भी बहुत जरूरी है, एक शो में हम इस पर शायद लंबी चर्चा ना कर पाए, लेकिन जैसा आपने कहा रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, और वो हर तरह से है ताकि कोई भी लूप होल ना बच पाए। शेखर पवार, कोई छोटी छोटी बातें, क्योंकि अब ये थोड़ा सा डिजिटल इकोसिस्टम से भी जुड़ा हुआ है, क्या हम इस तरह के फ्रॉड्स को, अब क्योंकि ये साइबर सिक्योरिटी का मसला भी आ जाता है सर, क्या हम रोक सकते हैं इस तरह की कॉल्स को आने पर? क्योंकि ज्यादातर कॉल्स सामने से आती हैं, हम कॉल नहीं करते हैं, तो क्या इस तरह की कॉल्स को रोकने का कोई तरीका है? नंबर देख के कोई पहचान की जा सकती है क्या? कोई इस बारे में टिप? देखिए, बहुत सारे जो कॉल रहते हैं वो वॉइस कॉल रहते हैं, तो उसमें क्या रहता है कि कोई भी नंबर को स्पूफ किया जाता है। जैसे आपके मोबाइल नंबर से मुझे फोन आ सकता है, ऐसी टेक्नोलॉजी है। तो उसमें बहुत सारे कम प्राविधान होते हैं जिसमें आप जाके ऐसे कॉल्स को रोक सकते हैं। और कुछ जैसे ऐप्स है, जैसे ट्रू कॉलर जैसे ऐप, वो कहाँ बहुत सारी जगह पे मदद कर रही है स्पैम रिपोर्टिंग के लिए, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात है कि अगर आपको कोई भी ऐसा संदिग्ध कॉल आता है, अगर आपको परेशानी होती है
और आप साइबर स्कैम के विक्टिम नहीं बने, मींस आपने कोई भी पैसा ट्रांसफर नहीं किया, आपको पता चला कि ये स्कैम था, एक कॉल जो आया था ये स्पैम था, तो आप sancharsati.gov.in पे जाके ये जो हमारा चक्षु करके एक पोर्टल है जो गवर्नमेंट का एक नया इनिशिएटिव है, वहां पे आप उस कॉल का जो भी स्क्रीनशॉट था आपके मोबाइल पे उसको अपलोड कर सकते हैं। उस कॉल में आपको किस तरह से बात की गई आपसे, आपको कैसे ललचाया गया या डराया गया, वो आप रिपोर्ट कर सकते हैं। करेक्ट। और इसके ऊपर तुरंत एक्शन ली जाती है और अभी करीबन 2,40,000 से ज्यादा केसेस क्लोज हो चुकी है, जिसमें बहुत सारे एंटिटीज पे एक्शन ली गई, बहुत सारे नंबर्स को ब्लॉक किया गया है, बहुत सारे व्हाट्सएप कॉल्स और SMS सेंडिंग। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, ये वो जरिए हैं जिनसे आप कम से कम रिपोर्टिंग कर सकते हैं। और देखिए, हम एक तरफा नहीं कोस सकते इस समूची व्यवस्था को, ये बात भी सही है, क्योंकि उनके लिए भी जितना ये नया आपके लिए है फ्रॉड, उतना ही हमारा तंत्र के लिए भी है। तो इसलिए सबको साथ में मिलकर इवॉल्व होना होगा। लेकिन आशुतोष जी, एक आखिरी पॉइंट यहां पर रह जाता है, और वो ये है कि अब हमारे पुलिस कर्मियों को, जांच एजेंसियों को ही अगर आप ढंग से एम्पावर नहीं करेंगे तो फिर कैसे बात बनेगी। हमारे यहाँ डिजिटल प्रोटेक्शन एक्ट है, संसद से पारित हो गया, रूल्स अभी तक नोटिफाई नहीं हुए। अब इतना समय जो लग रहा है उसकी वजह से ऐसे लोगों को शय मिल जाती है। दूसरा, साइबर सिक्योरिटी का मसला अभी भी संवर्ती सूची में नहीं है। पुलिस एम्पावर कैसे होगी, राज्यों का विषय कोई, ये इसमें बड़ी कंफ्यूजन वाली स्थिति भी हो जाती है। तो कानून के स्तर पर किस तरह के रिफॉर्म्स संक्षेप में अब जरूरी हो गए हैं? देखिए, आपने जो बताया डेटा प्रोटेक्शन लॉज जो है वो हमारे कंट्री में पहले नहीं था, अब इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, जो अभी जो है प्रॉपर यूज में अब आएगा, इसका जो इनैक्टमेंट होगा। अभी देखिए, जो हमारा IT एक्ट एक ही था 2000 का, उसके बाद जो है अब जाकर के जो है नए कानून बनाए गए हैं जिसमें जो है लोगों का डेटा प्रोटेक्ट किया जा सके। अब देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे जो लगता है कि जो फोन नंबर्स जो अलॉट किए जाते हैं या सिम कार्ड जो दिया जाता है किसी को, वो धड़ल्ले से जो दिया जाता है उस पे कहीं ना कहीं रोक लगाना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि अगर कोई सिम कार्ड अप्लाई करता है तो उसका प्रॉपर वेरिफिकेशन होना चाहिए, उसके डॉक्यूमेंट का भी, उसके एड्रेस का भी, ताकि गलत पर्पस के लिए कोई सिम कार्ड या कोई भी फोन कनेक्शन को ना लिया जा सके। क्योंकि लोग रॉन्ग आइडेंटिटी दे करके जो ये लेते हैं या दूसरों का डेटा यूज करके जो ये कनेक्शंस लेते हैं, उसके लिए डेटा प्रोटेक्शन लॉ जो है, जो यूरोपियन कंट्रीज में था, जो हमारे पास नहीं था, जो अब इंट्रोड्यूस किया गया है, तो इसकी यहाँ पे जो है जरूरत बहुत महत्वपूर्ण आपने एक परत खोल दी है आशुतोष, इसकी बहुत महत्वपूर्ण परत आपने खोल दी। और अगर मैं सम अप करूं तो ये डिजिटल अरेस्ट का पूरा मसला सबके लिए एक सबक देता है। जनता के लिए, जैसा प्रधानमंत्री ने कहा कि सतर्क रहना है, सोचना है, उसके बाद एक्शन लेना है। सरकारों के लिए एक बेहतर कानूनी व्यवस्था, कानूनी कवच बनाना, और तंत्र के लिए ये जो लीकेज है डेटा का, इसको रोकना, इस पर काम करना। तीनों तरह से जब काम होगा तो शायद बात बन पाए और हम इन फ्रॉडस्टर्स को, इन स्कैमस्टर्स को बुरी तरह से हरा पाने में कामयाब हो पाए। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष जी, वक्त निकाला आपने, थैंक यू सो मच। एलन राव सर, थैंक यू सो मच सर, वक्त निकालने के लिए। शेखर पवार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। आपकी खबर, आपका फायदा में इतना ही। नमस्कार।